हेलो गाइस, आज हम पढ़ने जा रहे हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का पार्ट 2। पार्ट 1 पहले ही आ चुका है, तो प्लेलिस्ट चेक कीजिए आप एचआरएम की, आपको वहाँ पे पार्ट 1 मिल जाएगा। ठीक है, सो लेट्स कंटिन्यू। देखो, इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं फंक्शंस पढ़ने जा रहे हैं मेन तो एचआरएम के फंक्शंस क्या होते हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के या फिर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर के क्या फंक्शंस होते हैं। देखो, यहाँ पर हमने 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया है, मैनेजरियल फंक्शंस, एडवाइजरी फंक्शंस एंड ऑपरेटिव फंक्शंस। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मैनेजरियल फंक्शंस क्या होते हैं। देखो, मैनेजरियल फंक्शंस में क्या होता है, मैनेजर का काम होता है कि काम कराना, जितने भी हमारे एम्प्लॉयज़ हैं हमारी फर्म में काम कर रहे हैं उन सब से काम कराना। ठीक है, उनकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग उनको रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज़ कराना कि जितने भी स्कार्स रिसोर्सेज हैं उसको हम ऑप्टिमली जो है यूज़ कर पाएँ और अपने प्रोडक्टिविटी को बढ़ा पाएँ, काम को अच्छे से कर पाएँ। तो मैनेजरियल फंक्शन में सबसे पहले क्या आता है, प्लानिंग करना। जो भी हमारे गोल्स हैं, पॉलिसीज़ हैं, उनको प्लान करो। ठीक है, प्लान होगा तो काम स्मूथली चलेगा, फ्लो में चलेगा। फोरकास्ट करो कि हमें फ्यूचर में क्या क्या चीज़ें करने की ज़रूरत पड़ सकती है और उसके अकॉर्डिंग जो है हम फ्यूचर में काम करेंगे। ठीक है, अगर आपके पास एक प्लान है तो आप किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन जल्दी से जल्दी फाइंड आउट कर सकते हैं और आपके पास जो भी रिसोर्सेज चाहिए होते हैं एक प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए वो आपके पास अवेलेबल होंगे अगर आपने पहले से प्लान करके रखा होगा तो। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है ऑर्गेनाइजिंग। अब जो आपने प्लान बनाया है उसको उसके अकॉर्डिंग उसको कंटिन्यू करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन रेडी कीजिए, एक जगह रेडी कीजिए। इंटीग्रेट एक्टिविटीज़ को इंटीग्रेट करने के लिए ऑब्वियसली बात है, जो हमारा कॉमन ऑब्जेक्टिव है जिसके लिए हमने प्लानिंग की है उसके लिए ऑर्गेनाइज भी करेंगे, हम ऑर्गेनाइजेशन भी करेंगे। ठीक है, लोगों को लेकर आएंगे ताकि हम उस पर काम कर सकें। नेक्स्ट आता है डायरेक्टिंग। अब ऑर्गेनाइजिंग में हमने ऑर्गेनाइजेशन बना ली, लोगों को ले लिया, लेकिन हम उनको डायरेक्ट करना है काम करने के लिए, उनको लीड करना है, उनको सुपरवाइज करना है कि कैसे काम करना है, उनको मोटिवेट करना है, कैसे काम करना है, कहाँ काम करना है, किस तरह का काम करना है। ठीक है, तो जो भी डायरेक्टिंग है वो हमारा सबसे मेन स्टेप है। नेक्स्ट आता है हमारा लास्ट स्टेप कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में हमने देखो डायरेक्टिंग में क्या क्या था, हमने अपने एम्प्लॉयज़ को बोल दिया था कि तुम्हें क्या क्या और कैसे कैसे काम करना है, लेकिन कंट्रोलिंग में अब हम चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे कि जो हमने स्टैंडर्ड्स फिक्स किए थे क्या उसके अकॉर्डिंग काम हो रहा है। ठीक है, तो कंट्रोलिंग क्या होता है, अपने स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग अपने काम को कंट्रोल करना। अगर हमारा काम जो है कंट्रोल हो रहा है, हमारे स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है, पीछे चल रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है हमें कुछ ना कुछ एक्शन लेना पड़ेगा उसको करेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो कंट्रोलिंग भी बहुत मेन पार्ट होता है एचआरएम में मैनेजरियल फंक्शन के लिए। नेक्स्ट हमारा आता है एडवाइजरी फंक्शंस। देखो, एडवाइस क्या होता है, सलाह देना, या फिर हमारा कंसल्टेटिव फंक्शन, कंसल्ट करना, बातचीत करना। तो एडवाइजरी फंक्शन एचआरएम का सेकंड मेन फंक्शन होता है। इसमें एचआर मैनेजर क्या करता है, स्टाफ फंक्शन परफॉर्म करता है। यहाँ पर वो अपने स्टाफ को भी एडवाइस देता है कि भाई इस काम को तुम इस तरीके से करो, कोई उनको ग्रीवियंस है तो उसको सॉल्व करता है। ठीक है, और वो टॉप मैनेजमेंट से भी काम करता है, टॉप मैनेजमेंट से भी काउंसिल करता है चेंजेस लाने के लिए। कई बार क्या होता है हमारे फर्म में कुछ ना कुछ बदलाव की हमें ज़रूरत है, लेकिन टॉप मैनेजमेंट का ध्यान उस तरफ नहीं जा रहा है। ठीक है, तो एचआर मैनेजर का काम है कि टॉप मैनेजमेंट को बताए कि हमें इस चेंज की ज़रूरत है, प्लीज़ इम्प्लीमेंट दिस चेंज, इनिशिएट दिस चेंज। ठीक है, तो वो एक तरीके से मीडिएटर के बीच में काम, मीडिएटर की तरह काम करता है फर्म में। ठीक है, वो कंपनी के प्रेसिडेंट को भी एडवाइस, चेंजेस लाने के लिए एडवाइस कर सकता है। देखो, इन शॉर्ट में कंक्लूजन में बताऊं तो अपना जो एचआर मैनेजर होता है, ही परफॉर्म ऑल द फंक्शंस, वो सभी काम करता है विच इज़ नेसेसरी फॉर बेटरमेंट ऑफ ह्यूमन एस्पेक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ के लिए बेहतर हो सकते हैं। एम्प्लॉयज़ के काम को और ज़्यादा अच्छा करने के लिए जो भी चीज़ें ज़रूरी होंगी वो हमारा एचआर मैनेजर करेगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है ऑपरेटिव फंक्शन। देखो, ऑपरेटिव फंक्शन क्या होता है, ऑपरेटिव फंक्शन एक्टिविटीज़ को कराने में, उनको डेवलप कराने में और सभी के साथ कराने से रिलेटेड होता है। तो ऑपरेटिव फंक्शंस के अंदर भी बहुत सारे फंक्शंस आते हैं जिसको कि हमने 5 पार्ट में डिवाइड करा है, इसको हम पढ़ेंगे। सबसे पहला प्रोक्यूरमेंट फंक्शन, डेवलपमेंट फंक्शन, मेंटेनेंस फंक्शन, इंटीग्रेशन फंक्शन एंड कंपनसेशन फंक्शन। तो सबसे पहले हम प्रोक्यूरमेंट फंक्शन पे आ जाते हैं। प्रोक्यूरमेंट का मतलब आप सभी को पता होगा, प्रोक्यूरमेंट मतलब फिल करना, लाना, भर्ती करना। ठीक है, प्रोक्यूरमेंट फंक्शन क्या होता है, जो भी लोग हमें चाहिए अपनी फर्म में, जितने में हमारे पास खाली पोस्ट पड़ी है उन सबको भरना, लोगों को लेकर आना। ठीक है, तो इसका सबसे फर्स्ट पार्ट आता है एंटीसिपेटिंग वैकेंसी। सबसे पहले आप ये देखो कि आपके पास, आपको कितने मैन पावर की ज़रूरत है, आपको कितने लोगों की ज़रूरत है कंपनी में काम करने वाले की। ठीक है, नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग। फिर आपको प्लान करो कि कौन कौन सी की पोजीशन पे आप किस किस तरह के लोग चाहते हो। ठीक है, किस किस तरह की आप उसको स्किल्स की, स्पेशलाइज स्किल्स की ज़रूरत है, किस किस तरीके से आप उनको रिक्रूट करोगे। ठीक है, एक प्लानिंग बनाओ। नेक्स्ट जॉब एनालिसिस करो। ठीक है, जॉब एनालिसिस में हम देखते हैं कि हमें किस तरह की ह्यूमन रिक्वायरमेंट है, किस एक्सपीरियंस का हमें चाहिए, हमें फ्रेशर्स भी चलेंगे या नहीं।
वो सब एनालाइज करो कि हमारा काम कैसा है, जॉब कैसा है, जो कि हमारी पोस्ट खाली पड़ी है उसको फिल करने के लिए हमें किस तरह के लोग चाहिए। नेक्स्ट आता है रिक्रूटमेंट। अब जब हमने पूरा एनालिसिस कर लिया, प्लानिंग कर लिया, तो रिक्रूट करो, अलग अलग जगह से लोगों को बुलाओ, ठीक है। अब वो हमारे पुराने एग्जिस्टिंग सोर्स भी हो सकते हैं जिन्होंने पहले से अपने एप्लीकेशन दे रखे हैं, या फिर हम चाहे तो बहुत सारे सोर्सेज होते हैं, कैंपस रिक्रूटमेंट होता है, लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स होता है, एडवर्टाइजमेंट होती है, मीडिया होती है, बहुत तरह के ही होते हैं। तो रिक्रूटमेंट करने के लिए हम ऑफर कर सकते हैं लोगों को। नेक्स्ट सिलेक्शन। अब जो लोग हमारे पास आए हैं एप्लीकेशन लेकर के, ठीक है, हमने बुलाया था, वैसी बात है, सपोज हमने एडवर्टाइजमेंट दी थी, अब लोग आएंगे हमारी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए, तो उनको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के लिए बहुत सारे टेस्ट होते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, इन्वेस्टिगेशन होता है, मेडिकल टेस्ट होता है, साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है, तो उनमें से सिलेक्ट करो। देन प्लेसमेंट, जिन लोगों को हमने चुना है उनको प्लेस करो, उनको उनका काम बताओ, ठीक है, उनको उनकी जगह बताओ कि भाई तुम्हारा ये काम है, तुम्हारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, तुम्हारे पास ये पावर्स हैं। नेक्स्ट आता है इंडक्शन। अब तुमने प्लेसमेंट तो कर दी, अब जो हमारा इंडक्शन इज़ लाइक इंट्रोडक्शन, अपने कलीग से मिलवाना, ठीक है, उनको अपनी जॉब्स के बारे में बताना, उनको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताना, उनकी ड्यूटीज़, रूल्स, पॉलिसीज़ के बारे में बताना। नेक्स्ट आता है ट्रांसफ़र। अब देखो कई बार क्या होता है, हमें एक डिपार्टमेंट में लोग ज़्यादा है, दूसरे डिपार्टमेंट में कम है, या फिर कोई एक बंदा है जो कि एक काम ढंग से नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसकी स्किल्स कुछ और हैं, तो हम क्या करते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं, उसके काम को बदल देते हैं। तो ये भी एचआर का काम होता है। नेक्स्ट प्रमोशन। अगर कोई बंदा अच्छा काम कर रहा है तो हम उसको प्रमोट कर देते हैं हायर पोस्ट पे, ठीक है, इससे वो मोटिवेट भी हो जाता है, उसका मोरल भी बूस्ट हो जाता है और कंपनी की वैकेंसी भी फिल हो जाती है। नेक्स्ट आता है डिमोशन। डिमोशन, जब कोई बंदा खराब काम कर रहा है, उसकी अब हमें ज़रूरत नहीं है कंपनी में, ठीक है, वो कंटिन्यूसली फेलियर्स कर रहा है, तो हम उसको डिमोशन या तो नीचे की पोस्ट पे कर देते हैं, उसकी पोस्ट घटा देते हैं, या फिर हम उसको डिस्चार्ज कर देते हैं, फायर कर देते हैं, उसको जॉब से निकाल देते हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट आता है हमारे डेवलपमेंटल फंक्शन। डेवलपमेंटल फंक्शन में क्या होता है, हमें अपने जो लोग हैं उनकी नॉलेज को, उनकी स्किल्स को, उनके एटीट्यूड्स को बूस्ट करना है, बढ़ाना है, उनकी स्किल्स को डेवलप करना है, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी में बदलाव होते रहते हैं, तो हमें कुछ ना कुछ तो डेवलप करना पड़ेगा ना अपने एम्प्लॉयज़ को स्टिक करने के लिए अपने काम से, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला टास्क हम करते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल। देखो परफॉर्मेंस अप्रेजल में क्या होता है, हमें अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका परफॉर्मेंस बढ़ाना होता है अलग अलग तरीके से, ठीक है। उनके परफॉर्मेंस को हम प्रॉपर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के थ्रू बूस्ट कर सकते हैं, डेवलपमेंटल प्रोग्राम करके, परफॉर्मेंस को रिव्यू करके, ठीक है, मॉनिटरिंग करके, बहुत सारे तरीके होते हैं। नेक्स्ट एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट। अब हमें जो डेवलपमेंट है उसको एग्जीक्यूट करना है। देखो एक प्रॉपर सिस्टमेटिक डिज़ाइन बनाना होता है डेवलपमेंट के लिए, कि सबसे पहले आइडेंटिफाई करो कि हमें एक्चुअली में किस स्किल को डेवलप करने की ज़रूरत है, फिर उसी के हिसाब से हम अलग अलग तरह के एजुकेशन प्रोग्राम बनाएंगे, मोटिवेट करेंगे, यूटिलाइज करेंगे, तब जाके प्रॉपर डेवलपमेंट हो पाएगी। नेक्स्ट आता है ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट। यहाँ पर हम अपने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजीज़ के ऊपर काम करेंगे, हम अपनी वैल्यूज़, अपने स्ट्रक्चर्स को बदलेंगे ताकि वो पीपल फ्रेंडली बन पाए, ताकि वो एम्प्लॉय ओरिएंटेड बन पाए, ठीक है। कई बार ऑर्गेनाइजेशन में भी कुछ ऐसी कमियाँ होती है जो कि एम्प्लॉय को ढंग से काम करने से रोकती हैं, तो वो हमें ऑर्गेनाइजेशन में भी कुछ चेंजेस करने होते हैं। नेक्स्ट ट्रेनिंग प्रोवाइड करना। अगर एक काम नहीं हो पा रहा है, फिर कोई नई टेक्नोलॉजी आई है, तो उससे फेमिलियर करवाने के लिए, उस पर वर्क कराने के लिए हमको ट्रेनिंग देनी पड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है करियर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। करियर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट में क्या होता है, हमें हमेशा ये सोचकर चलना चाहिए कि हमारा जो एम्प्लॉय है वो बहुत ज़्यादा एबल है, उसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा हाई है, और वो सिर्फ हमारी फर्म में ही नहीं, अगर वो कहीं बाहर भी जाता है तब भी वो बेस्ट होना चाहिए। तो उसको जो फील्ड में वो काम कर रहा है उसको उस फील्ड में और ज़्यादा डेवलप करना, उसको स्पेशलाइज बनाना उस फील्ड का, ये होता है हमारे करियर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट में। नेक्स्ट हमारे आते हैं कंपनसेशन फंक्शन। देखो कंपनसेशन फंक्शन में मेनली क्या होता है, प्रोवाइडिंग एडिकेट एंड इक्विटेबल रेम्यूनरेशन, कि प्रॉपर उसको सैलरी देना, ठीक है, उसके साथ कोई भेदभाव ना करना, उसको उसके काम के हिसाब से पैसे देना, मेनली कंपनसेशन फंक्शन में आता है। एम्प्लॉय को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि उसका फ़ायदा उठाया जा रहा है, मिल तो उसको कुछ भी नहीं रहा और बेचारा मेहनत दिन रात कर रहा है, ठीक है, ये नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए हमारे क्या स्टेप्स होते हैं, जॉब इवेल्यूएशन। सबसे पहले एक काम को देखो और नापो कि उस काम के लिए कितने पैसे, कितना वेज जो है सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट वेज एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन। अपना एक चार्ट बनाओ, अपना एक स्ट्रक्चर बनाओ कि इस काम के लिए हमको इतने पैसे देने हैं, इस काम के लिए हमको इतनी सैलरी देनी है, ठीक है, ताकि आपका जो सैलरी स्ट्रक्चर है उसको देख करके और ज़्यादा सुपीरियर परफॉर्मेंस लोग दें, कि भाई अगर मैं इतना काम करूँगा तो मुझे इतनी सैलरी मिलेगी, तो वैसी बात है एम्प्लॉयज़ मोटिवेट होते हैं।
और दूसरी कंपनी के एम्प्लॉयज़ भी, एबल एम्प्लॉयज़ भी, अगर आपका सैलरी स्ट्रक्चर अच्छा होगा तो वहाँ से छोड़ कर के आपके पास आएंगे कि भाई यहाँ पर तो मुझे कुछ नहीं मिल रहा है और देखो उस वाली कंपनी में कितना अच्छा स्ट्रक्चर है, और ऑब्वियस सी बात है मेरे लिए बहुत ज़्यादा एडवांटेज है वहाँ पे। तो सैलरी स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट, बोनस और इंसेंटिव। देखो बोनस और इंसेंटिव क्या होते हैं, हमारे मॉनेटरी इंसेंटिव्स होते हैं जो कि ऑब्वियस सी बात है एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने के लिए भी होते हैं। अगर कोई एम्प्लॉय अच्छा काम कर रहा है तो मोटिवेट करना चाहिए ताकि उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़े, उसको बोनस देना चाहिए, लाइक दिवाली बोनस, कोई भी फेस्टिवल बोनस हो, ठीक है। या फिर उसको इंसेंटिव देने चाहिए अलग अलग तरीके के, उसकी नॉर्मल वेज या नॉर्मल सैलरी के अलावा भी उसको कुछ इनकम बेनिफिट होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है फाइनेंशियल एड्स। देखो फाइनेंशियल एड्स में क्या होता है, फाइनेंशियल एड्स में हम लोन प्रोवाइड कर सकते हैं अपने एम्प्लॉय को, मेडिकल अलाउंस दे सकते हैं, उसकी ट्यूशन फी दे सकते हैं अगर वो एजुकेशन कर रहा है तो कुछ, ठीक है, या फिर उसको हाउसिंग फैसिलिटी दे सकते हैं, ये सब दे सकते हैं। तो ये होता है हमारा फाइनेंशियल एड्स में पैसे से सहायता करना। नेक्स्ट हमारा फंक्शन आता है इंटीग्रेशन फंक्शन। इंटीग्रेशन के बारे में मैंने आपको पार्ट 1 में बताया हुआ है। इंटीग्रेशन माने सबको साथ में लेकर काम कराना, ठीक है। इंटीग्रेशन में क्या होता है, विलिंगनेस बढ़ानी होती है हमारे एम्प्लॉयज़ के काम के लिए। विलिंगनेस इस तरीके से बढ़ाओ कि वो टीम वर्क कोऑपरेटिवली करे, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से करे। तो देखो इंटीग्रेशन फंक्शन में क्या होता है, सबसे पहले हमें कम्युनिकेशन पे वर्क करना होता है इसमें, कि कम्युनिकेशन से क्या होता है, अगर एक फर्म में लोग आपस में बात करते रहेंगे तो उनके बीच में क्लैशेस नहीं होंगे, उनके बीच में ग्रीवियंसेस नहीं होंगे, वो अपने जो फैक्ट्स हैं, एटीट्यूड है, फीलिंग्स हैं, उनको नॉर्मल रखेंगे, ठीक है। अगर कम्युनिकेशन ही नहीं करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे और काम नहीं कर पाएंगे। कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी होती है किसी भी काम को अच्छे से करने के लिए। नेक्स्ट आता है हमारा काउंसलिंग। काउंसलिंग में क्या होता है, कई बार कुछ चीज़ें जो है मिसअंडरस्टैंड हो जाती हैं, तो अब जब बात करेंगे तभी तो चीज़ें सुलझेंगी, तभी तो सच सामने आएगा। तो क्या होता है, अगर कोई दिक्कत हो भी गई है तो काउंसलिंग से, लोगों से पूछने से, उनका इंटरव्यू टाइप लेने से कन्फ्लिक्ट को कम किया जा सकता है, उनका इंटरेस्ट को बढ़ाया जा सकता है। काउंसलिंग में एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज फर्म में कुछ चल रहा है, कुछ भी ग्रीवियंस चल रहा है जिसकी वजह से काम अच्छा नहीं हो पा रहा है लोअर लेवल में, ठीक है, वेज वर्कर्स के बीच में। तो हम क्या करते हैं, अपने एचआर मैनेजर को भेजते हैं और काउंसलिंग करवाते हैं कि भाई पूछो सबसे उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। अब एचआर मैनेजर ने काउंसलिंग की तभी तो पता चलेगा ना कि लोअर लेवल मैनेजमेंट कोई काम नहीं कर रही है, उसको क्या दिक्कत है। तो काउंसलिंग बहुत हेल्पफुल होती है ग्रीवियंसेस को सॉल्व करने के लिए और सबको साथ रखने के लिए, इंटीग्रेटेड रखने के लिए। फिर आता है कलेक्टिव बार्गेन। कलेक्टिव बार्गेन में क्या होता है, लोअर लेवल मैनेजमेंट और टॉप लेवल मैनेजमेंट दोनों साथ में नेगोशिएट करते हैं, बार्गेन करते हैं, एक बीच का हल निकालते हैं जिसमें टॉप लेवल मैनेजमेंट भी खुश रहे और लोअर लेवल मैनेजमेंट भी खुश रहे। नेक्स्ट आता है ग्रीवियंस हैंडलिंग। ग्रीवियंस हैंडलिंग में ऑब्वियस सी बातें हैं, जिस भी मुद्दे को लेकर के डिससेटिस्फेक्शन है, परेशानी है, फिर चाहे कोई मशीनरी है, फिर चाहे वेज से रिलेटेड है, फिर चाहे काम करने के समय से है, उसको सुलझाने के लिए हम मीटिंग बिठाते हैं और इसको हम ग्रीवियंस हैंडलिंग कह सकते हैं। नेक्स्ट आता है कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट में एचआर मैनेजमेंट का काम होता है वो मिडलमैन बने और जो भी अनप्लीजेंटनेस है, जो भी कन्फ्लिक्ट है उसको सुलझाए, ठीक है। जो कन्फ्लिक्ट है वो हमारे ग्रुप के अंदर भी हो सकता है, वो टॉप लेवल लोअर लेवल के बीच में भी हो सकता है, ठीक है। और वो चाहे तो लोअर के बीच में हो सकता है, वो चाहे तो अलग अलग मैनेजर्स के बीच में हो सकता है, किसी भी तरह का कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ। जो वर्क लाइफ है, वर्कर्स की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको सुधारना, उनको अच्छा इन्वायरमेंट देना, वर्किंग इन्वायरमेंट, ऐसा नहीं है कि गंदगी में ही काम कर रहे हैं, नहीं, जॉब इंरिचमेंट देना, उनको सेल्फ रिस्पेक्ट देना। अगर ऐसा होगा तो काम अच्छे से हो पाएगा। नेक्स्ट आता है डिसिप्लिन, प्रॉपर डिसिप्लिन होना, कोई भी मतभेद, कोई भी बुरा व्यवहार नहीं होना। नेक्स्ट आता है इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप्स। इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप में क्या होता है, इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप अगर अच्छी होगी, अगर पीस बना रहेगा, सबके बीच में कॉर्डियल वर्क रहेगा, कॉपरेशन करेंगे, कॉपरेटिवली वर्क करेंगे, तो वैसे बात है इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप अच्छे होंगे, जिसका कि पॉजिटिव रिजल्ट कंपनी को ही मिलेगा और वो की प्रॉफिट्स को बढ़ाएगा। नेक्स्ट आता है मेंटेनेंस फंक्शन। मेंटेनेंस फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मेंटेनेंस फंक्शन में होता है कि अगर मेंटेनेंस फंक्शन अच्छे से परफॉर्म होंगे ना तो वर्कफोर्स सामने से विलिंगनेस शो करेगी ज़्यादा से ज़्यादा काम करने के लिए। इसका फर्स्ट स्टेप होता है हेल्थ एंड सेफ्टी, कि सब सुरक्षित रहने चाहिए, ठीक है। प्रॉपर मशीन्स होनी चाहिए, प्रॉपर ग्लव्स, अगर कोई हमारा ऐसा काम है जिसमें कि इंजरी होने का डर रहता है तो प्रॉपर शूज़, ग्लव्स जो भी है, मतलब प्रॉपर ड्रेस होनी चाहिए जिससे कि किसी को भी कोई खतरा ना हो। नेक्स्ट मेडिकल सर्विसेज होनी चाहिए, फिजिकल एलिमेंट्स, किसी को कोई बीमारी ना हो, किसी को कोई चोट ना लगे, इसके लिए मेडिकल चेकअप होते रहने चाहिए टाइम टू टाइम। मेडिकल सर्विसेज हमेशा प्रेजेंट रहनी चाहिए हमारी कंपनी में। नेक्स्ट प्रोटेक्शन सिक्योरिटी, कोई फायर हो जाए, कहीं चोरी हो जाए, कोई अदर खतरा हो जाए, उससे बचने के लिए हमारे पास सिक्योरिटी होनी चाहिए।
नेक्स्ट सोशल सिक्योरिटी। देखो सोशल सिक्योरिटी में क्या होता है, लोगों को कई बार डर होता है, यार अब तो हम यंग है, अब तो हम काम कर रहे हैं, लेकिन फ्यूचर में क्या होगा, ठीक है, जब हम बूढ़े हो जाएंगे तब क्या होगा। तो उसके लिए इंश्योरेंस प्रोग्राम होने चाहिए, पेंशन प्लान होनी चाहिए, डिसेबिलिटी कंपनसेशन होना चाहिए, या फिर ओल्ड एज असिस्टेंस होना चाहिए। तो ये सब सोशली सिक्योर करते हैं हमको, ताकि हम जो लंबे से लंबे समय के लिए काम कर सकें एक ही कंपनी में। नेक्स्ट आता है कंप्लायंस विद लेबर लॉ। जितने भी लेबर लॉ बने हुए हैं गवर्नमेंट ने, उन सब के अंदर हमें काम करना है, किसी को भी तोड़ना नहीं है रूल को, ठीक है। आउट ऑफ द वे जाके काम करने से कंपनी का ही लॉस होगा। नेक्स्ट आता है एम्प्लॉय बेनिफिट सर्विस। एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए भी हमें कुछ काम करने चाहिए, जैसे कि उनको खाने की फैसिलिटी देना, ठीक है, रिफ्रेशमेंट प्रोवाइड कराना, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी देना, या फिर एजुकेशन फैसिलिटीज़ देना, हाउसिंग सर्विसेज देना। ये एम्प्लॉय बेनिफिट के कुछ पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि एम्प्लॉय मोटिवेट होता है काम करने के लिए। नेक्स्ट, हमें पर्सनल रिसर्च करनी चाहिए कि हमारा जो पर्सनल है, हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं, वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं, उनका एटीट्यूड नेगेटिव है या पॉजिटिव है, उनको क्वालिटी ऑफ वर्क, वेजेस, लेबर टर्नओवर के बारे में जितना भी डाटा है वो हमें रिसर्च करते रहना चाहिए, और उन सब के रिकॉर्ड्स भी रखना चाहिए, जो कि हमारा पर्सनल रिकॉर्ड्स में आता है। तो देखो फंक्शंस तो यहाँ पे कंप्लीट हो गए। अब हमें पढ़ना है इवोल्यूशन कैसे हुआ एचआरएम का। तो देखो एचआरएम का मैंने आपको बताया था कि रिसेंटली ओरिजिनेटेड है, ज़्यादा लंबा नहीं है। तो एचआरएम जो हुई थी हमारी सबसे पहले 1920 से 1930 में चालू हुई थी। तो 1920 में ये बहुत ज़्यादा वेलफेयर प्रोटेक्शनिज्म में था, सिर्फ और सिर्फ लोगों की कुछ भलाई के लिए इस टाइप से था, मतलब क्लेरिकल पोजीशन में था, एक तरीके से ज़ीरो था, सिर्फ कागज़ों में दिखाने के लिए था कि हाँ भाई अपने हम एम्प्लॉयज़ के लिए काम करते हैं, इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था। फिर 1940 से 1960 में इसके ऊपर वर्क हुआ, कुछ टेक्निक्स आई, ठीक है, और ये एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन पे आया, ठीक है। टॉप लेवल मैनेजमेंट ने इसके बारे में सोचना चालू किया, इम्प्लीमेंट करना चालू किया। नेक्स्ट, फिर 1917 में रेगुलेटरी स्कोप, इसको बनाने के लिए कुछ नियम कानून रूल्स रेगुलेशंस आए। फिर ये मैनेजरियल पोजीशन पे आ गया, सेपरेट मैनेजर्स इसके लिए हायर किए जाने लगे, जो कि वैकेंसीज वगैरह फिल करते थे, बस नॉर्मल छोटे छोटे काम करते थे, मेंटेनेंस वगैरह नहीं करते थे, डेवलपमेंट वगैरह पे फोकस नहीं होता था। नेक्स्ट 1980 में फिर ये और ज़्यादा स्टैंडर्डाइज हुआ, इसके अंदर और एक्टिविटीज़ ऐड हुई और फंक्शंस ऐड हुए और इसका प्रॉपर डिपार्टमेंट बनने लग गया। फिर 1990 में ह्यूमन वैल्यूज़ इसके अंदर ऐड हुए, एम्प्लॉय ओरिएंटेड बना, पीपल ओरिएंटेड बना। इस स्टेप पे फाइनली कंपनीज ने एग्जीक्यूटिव पोजीशन ली और एग्जीक्यूट करना चालू करा एचआर डिपार्टमेंट को। एंड देन 2000 सन में ये और ज़्यादा डेवलप हुआ, और फिर यहाँ पे कॉर्डियल एटमॉस्फेयर बना एम्प्लॉयज़ के लिए, जहाँ पर सब कुछ एम्प्लॉयज़ को फोकस में रखकर होता था, और यहाँ पे लेबर को ऐड किया गया, पोजीशन क्या आ गई, लेबर पोजीशन आ गई, कि लोअर लेवल मैनेजमेंट के लिए भी यहाँ पर चीज़ें होने लग गई। लास्ट आ गया हमारा प्रेजेंट, मतलब अब क्या चल रहा है, अब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आ गया है, पर्सोनेल को हटा दिया गया है और ह्यूमन रिसोर्स आ गया है। छोटे से लेके बड़े एम्प्लॉयज़ तक को कंसंट्रेट किया जाता है यहाँ पर, और लेकिन मेन कंसंट्रेशन किस पे है, अब लेबर पे है। अब पोजीशन क्या है इसकी, ऑर्गेनाइजेशन और लेबर दोनों काम करते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ टॉप लेवल मैनेजमेंट वर्क करता है, नहीं, लोअर लेवल मैनेजमेंट को भी साथ लिया जाता है। अब देखो गुड एचआर मैनेजर की क्वालिटीज़ क्या होती है। सबसे पहले वो अच्छे से एजुकेटेड होना चाहिए, उसके पास एक अच्छी यूनिवर्सिटी की डिग्री होनी चाहिए, लेबर लॉ या फिर किसी भी लॉ में, एचआर में उसने डिप्लोमा या पीजी किया हो। नेक्स्ट, उसका पर्सनल एट्रीब्यूट अच्छा होना चाहिए, उसका बिहेवियर अच्छा होना चाहिए, इंटेलिजेंस होनी चाहिए, ठीक है, उसके पास टेक्निकल स्किल्स होनी चाहिए। नेक्स्ट, ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस, वो प्रॉपर्ली ट्रेंड होना चाहिए, प्रॉपर्ली उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए। ऐसे नहीं है कोई किसी भी फ्रेशर को हमने उठा करके एचआर मैनेजर बना दिया, नहीं, वो काम नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट, प्रोफेशनल एटीट्यूड उसका अच्छा होना चाहिए, ठीक है, वो इस तरह के इन्वायरमेंट में वर्क करे, उस तरह का उसका एटीट्यूड हो कि वो किसी भी इन्वायरमेंट को जो है अपने पॉजिटिवली ढाल ले, ठीक है, अडेप्ट कर ले। नेक्स्ट, ऑफर सोल्यूशन। देखो एचआर मैनेजर का काम क्या होता है कि कोई भी अगर कोई दिक्कत आई है तो सोल्यूशन निकाल सके, उसकी समाधान निकाल पाए समस्या का। अगर ऐसा एक एचआर मैनेजर हायर कर लेते हैं जिसको किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ही नहीं निकाल सकता, तो उसका क्या काम है। तो एचआर मैनेजर अच्छा का होता है जब किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन वो निकाल सके। नेक्स्ट आता है लीडरशिप, ठीक है, एक अच्छा एचआर मैनेजर एक अच्छा लीडर भी होना चाहिए। लीडर अच्छा नहीं होगा तो अपने एम्प्लॉय से काम कैसे कराएगा, उनको समझाएगा कैसे, उनको इन्फ्लुएंस कैसे करेगा। सो लीडरशिप इज द मेन पॉइंट हेयर। नेक्स्ट, एबिलिटी टू चेंज, उसमें बदलाव लाने की कैपेसिटी होनी चाहिए, वो खुद भी किसी भी चेंज से अडेप्ट कर पाए और अपनी टीम को भी चेंज से अडेप्ट करवा पाए, ठीक है, उसके विरोध ना करे किसी भी बदलाव का। नेक्स्ट आता है नॉलेज ऑफ बिजनेस, में बिजनेस का ज्ञान होना चाहिए, और मैनेज विद इन लॉ, वो लॉ में रहकर काम करे, कानून के दायरे में रहकर काम करे, आउट ऑफ द वे जाके कुछ भी काम ना करे। नेक्स्ट, उसमें अच्छी स्किल्स होनी चाहिए ताकि वो किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सके। एचआर टेक्नोलॉजी से वो वाकिफ़ होना चाहिए, जितने भी टेक्नोलॉजीज, जितने भी रूल्स रेगुलेशंस है उसको सब पता होने चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटिव गट्स होने चाहिए, उसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव गट्स में होना चाहिए कि कोई भी प्रॉब्लम है उसका वो अपने बेसिस पे काम कर सके, ठीक है, प्रॉब्लम्स क्रिएट ना करे। Thank you so much. Hope you like the video. Please like, share and subscribe the channel. Thank you.